चलिए सीधा आज के विषय पर आते हैं। आज हम 7वीं शताब्दी के भारत के एक बेहद शानदार और राजसी दौर की बात करने वाले हैं। जरा उस महाकाव्य जैसे दृश्य की कल्पना कीजिए। प्राचीन भारतीय वास्तुकला, सुनहरी धूप और पीछे चमकता हुआ एक भव्य महल, और इन सब के बीच पुष्यभूति वंश का एक ऐसा प्रतापी सम्राट खड़ा है जिसने पूरे उत्तर भारत को एक कर दिया। हम बात कर रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन की। हमारा मुख्य फोकस 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के उस कालखंड पर है। रहस्यमयी बादलों के बीच कन्नौज का वो विशाल महल सुनहरी रोशनी में एकदम दमक रहा है। सच में ये सिर्फ एक तारीख या समय नहीं था, ये उत्तर भारत में शांति और समृद्धि का एक ऐसा दौर था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए भारतीय इतिहास की दिशा ही तय कर दी। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। शुरुआत करेंगे 16 वर्ष के उस युवा सम्राट से, फिर देखेंगे विशाल साम्राज्य का निर्माण, कन्नौज का स्वर्णिम दरबार, साहित्य और नालंदा का संरक्षण, और आखिर में बात करेंगे सुशासन और हर्ष की विरासत की। चलिए देखते हैं कि कैसे एक युवा ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। पहला भाग, 16 वर्ष का युवा सम्राट और पुष्यभूति वंश का उदय। यहां से एक ऐसा उथल-पुथल भरा सफर शुरू होता है जो किसी भी इंसान को हिलाकर रख दे। कहानी कुछ यूं है कि पिता प्रभाकर वर्धन के शानदार शासन के बाद बड़े भाई राज्यवर्धन की अचानक हत्या हो गई और पूरे साम्राज्य में भूचाल आ गया। सोचकर देखिए, एक तरफ भयानक अराजकता, चारों तरफ मंडराते दुश्मन, और इन सब के बीच मात्र 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को राजमुकुट पहनना पड़ा। इतनी कम उम्र में एक पूरे साम्राज्य का भार, ये किसी को भी तोड़ सकता था। लेकिन हर्ष तो किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। दूसरा भाग, विशाल साम्राज्य का निर्माण, युद्ध और विजय। उस नौजवान राजा ने अपनी गजब की बुद्धि और साहस से इस चुनौती का डटकर सामना किया, और देखते ही देखते उनका साम्राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक फैल गया। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। शाही लहराते झंडों के नीचे भाले और ढाल लिए हुए शक्तिशाली भारतीय सैनिकों का विशाल मार्च, ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल रहा होगा। इतने बड़े पैमाने पर जीत हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है। उस युवा सम्राट ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए पूरे उत्तर भारत को एक बेहद मजबूत राजनीतिक इकाई में बदल दिया। तीसरा भाग, कन्नौज का स्वर्णिम दरबार, शांति और धर्म। अब सेना और युद्ध के मैदान से थोड़ा हटकर उनके साम्राज्य के धड़कते हुए दिल यानी उनकी राजधानी की तरफ चलते हैं। यहां सम्राट के नेतृत्व का एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा पहलू देखने को मिलता है। एक तरफ वो खूंखार योद्धा जिसने इतनी विशाल जमीनें जीतीं, और दूसरी तरफ एक बेहद दयालु और सहिष्णु शासक। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो राजा युद्ध के मैदान में इतना आक्रामक था, वो अपनी दरबार में उतना ही शांत, सौम्य और अपनी प्रजा से प्यार करने वाला था। उनका ये दयालु रूप उनकी धार्मिक सहिष्णुता में साफ साफ झलकता है। वैसे तो वे व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन उनके मन में सभी धर्मों के लिए बराबर का सम्मान था। प्रयाग में उनकी विशाल धार्मिक सभाओं के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों को इतना भारी दान देते थे कि कहा जाता है एक बार उन्होंने अपने पहने हुए शाही रेशमी वस्त्र तक दान कर दिए थे, और महल लौटने के लिए अपनी बहन से एक पुराना कपड़ा मांगकर पहना था। परोपकार की ऐसी मिसाल इतिहास में शायद ही कहीं और मिले। इस अद्भुत माहौल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, कन्नौज का वो भव्य दरबार, एकदम केसरिया और सुनहरे रंगों से सजा हुआ। सम्राट हर्ष अपना स्वर्ण मुकुट और राजसी रेशमी वस्त्र पहने सिंहासन पर विराजमान हैं, और उनके ठीक बगल में चीनी यात्री हुएनसांग हाथ में एक पत्री लिए खड़े हैं। हुएनसांग ने हर्ष के बेहतरीन शासन और उनकी धार्मिक सहिष्णुता की जो तारीफ की है, उसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। चौथा भाग, साहित्य और नालंदा का संरक्षण, ज्ञान का केंद्र। अब बात करते हैं उनके व्यक्तित्व के सबसे रचनात्मक हिस्से की। सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? सम्राट हर्ष सिर्फ कला और साहित्य को बढ़ावा देने वाले शासक नहीं थे, बल्कि वे खुद एक बहुत ही कमाल के नाटककार थे। जी हां, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसी महान रचनाएं उन्होंने खुद लिखी थीं। ये इस बात का सबूत है कि युद्ध और कूटनीति के उन कड़े फैसलों के बीच भी उनके अंदर एक बेहद संवेदनशील कवि बसता था। और जब शिक्षा की बात हो तो नालंदा का जिक्र तो आना ही है। जरा उस दृश्य को इमेजिन कीजिए।
दूर तक फैला हुआ भव्य नालंदा विश्वविद्यालय, जिस पर सुनहरी धूप पड़ रही है और वहां बौद्ध भिक्षु और दुनिया भर से आए छात्र ज्ञान बटोर रहे हैं। सम्राट हर्ष के विशेष संरक्षण में ज्ञान और कला का ऐसा अभूतपूर्व विकास हुआ जो सिर्फ एक सच्ची दूरदर्शी सोच से ही मुमकिन था। पांचवां और आखिरी भाग, सुशासन और हर्ष की विरासत, एक न्यायप्रिय युग। क्योंकि एक बात तो तय है, इतने बड़े और शानदार साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलते, बल्कि उन्हें चलाने के लिए रोजमर्रा का एक बहुत ही कुशल प्रशासन चाहिए होता है। जमीनी स्तर पर हर्ष का शासन इतना शानदार था कि व्यापार हर दिशा में फल फूल रहा था और जनता वास्तव में दिल से सुखी थी। सबसे खास बात, सम्राट खुद सीधे अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते थे। उनकी न्याय प्रणाली सिर्फ कागजों या किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो जमीन पर लागू होती थी। यही वजह थी कि लोग अपने राजा से एक बहुत ही गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। फिर आता है वर्ष 647 ईस्वी, इतिहास का वो साल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इसी साल सम्राट हर्षवर्धन का निधन हुआ और उनके जाते ही वो विशाल साम्राज्य, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था, वो बिखरने लगा, कमजोर पड़ने लगा। ये हमें बताता है कि कभी-कभी किसी बहुत बड़े साम्राज्य को जोड़े रखने वाली कड़ी सिर्फ एक ही इंसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साम्राज्य के पतन के साथ ही उनकी विरासत भी खत्म हो गई। भारतीय इतिहास में हर्ष के उस शासनकाल को आज भी शांति, धर्म, साहित्य और एक बेहतरीन प्रशासन का अद्वितीय स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने तलवार की धार और कलम की ताकत दोनों के बीच एक ऐसा गजब का संतुलन बनाए रखा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और इसी अंतिम विचार के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी विशाल साम्राज्य का वो स्वर्णिम युग उस साम्राज्य को बनाने वाले दूरदर्शी नेता के जाने के बाद भी जीवित रह सकता है? इतिहास में साम्राज्यों का इस तरह बनना और बिखरना वाकई एक गहरा रहस्य है। आज हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सीखते रहिए और इतिहास के इन शानदार पन्नों को पलटते रहिए।